नौवां बिंदु है विकास और आधुनिकीकरण की समस्याओं का अध्ययन। राजनीति विज्ञान का क्षेत्र। किसी भी क्षेत्र का जब विकास होता है तो उस विकास की दौड़ में ऊंचा जाने के लिए समाज के जो विभिन्न वर्ग प्रयासरत होते हैं, सत्ता की ओर, सत्ता को पकड़ने के लिए, सत्ता तक पहुंचने के लिए जो राजनीति करते हैं, और उसके साथ ही आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में भी जब वे दौड़ में शामिल होते हैं तो जिस तरह की ऊहापोह स्थिति होती है, जिस तरह के संबंध बनते हैं, इसका अध्ययन भी राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के तहत आता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद विद्वानों का ध्यान जो है वो मूल रूप से विकासशील देशों की ओर गया। विकासशील देश कौन से हैं? जिसे हम कह सकते हैं डेवलपिंग कंट्रीज, जिसमें भारत एक है। ना तो वे डेवलप्ड कंट्री थे, ना तो वे विकसित देश थे, और ना ही अत्यधिक गरीब देशों में आते। विकासशील जो प्रगति के रास्ते पर चल तो पड़े थे लेकिन पूरी तरह से प्रगति नहीं कर पा, भारत उसमें से एक है। ऐसे देशों का अध्ययन क्षेत्र आधुनिक विचारकों के अनुसार अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस विकासशील देशों में जो परिवर्तन हो रहे हैं, तीव्र परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन और जो राजनीतिक परिवर्तन को काफ़ी प्रभावित कर रहे हैं, इसका अध्ययन करना बहुत ज़रूरी मानते हैं। यहाँ की जो राजनीति है, ऐसे विकासशील देशों की राजनीति, वह राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इन देशों की राजनीति के संबंध में प्रायः इस प्रश्न पर विचार किया जाता है कि साक्षरता और शिक्षा, ये इसके प्रचार का राजनीति पे क्या प्रभाव पड़ा। भारत में फिर यहाँ एक उदाहरण दूँ, 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो हमारे जो संविधान निर्माता थे उनके सामने एक समस्या थी कि मतदान का अधिकार किनको दिया जाए, मात्र शिक्षित लोगों को ही या अशिक्षितों को भी, या आर्थिक आधार पर इसका निर्णय किया जाए, आदि आदि। और अंत में तय हुआ कि भारत में मतदान का अधिकार उम्र के आधार पर, जो भी 21 वर्ष से ऊपर का है उसे मतदान का अधिकार, शिक्षा, आर्थिक संपन्नता, विपन्नता, धर्म, जाति, ये कुछ भी अन्य कुछ योग्यताएं नहीं गिनी जाएंगी, मात्र 21 का हुआ और वो मतदान का अधिकार। दूसरे शब्दों में भारत की तत्कालीन 70% जनता जो अशिक्षित थी, ग्रामीण थी, उसे ये अधिकार मिल गया देश की सरकार चुनने का, सांसदों को चुनने का, देश की सरकार बनाने का अधिकार इनके हाथ में। और जब ऐसा हुआ तो दुनिया भौचक्की रह गई। खासकर विकसित देश बड़े आश्चर्य से देखने लगे कि ऐसा लोकतंत्र, इतना विशाल लोकतंत्र, जहाँ की 70% आबादी अशिक्षित और ग्रामीण है, वह किस तरह की सरकार चुनेगी। ये उत्सुकता जो है राजनीति वैज्ञानिकों को विश्व युद्ध के बाद की विकासशील देशों की ओर उसने बहुत आकर्षित किया। भारत को देखते देखते बहुत से जो नव उदित राष्ट्र, नव स्वतंत्र राष्ट्रों ने भी कुछ इस तरह की ही मतदान व्यवस्था और शासन व्यवस्था अपनाई, लोकतांत्रिक। तो राजनीति विज्ञान के जो विचारक थे उनके लिए ये आवश्यक हो गया, अवश्यम्य हो गया कि वे इन विकासशील देशों की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करें, उनके परिणामों को जानें और ये समझने की कोशिश करें कि आखिर ये साक्षरता, शिक्षा का प्रचार, इसका राजनीति पे क्या प्रभाव पड़ा। कई लोगों का तो कहना है कि शहरीकरण जो है वो शहरीकरण और आर्थिक विकास की वजह से जातीय जो बॉन्डिंग है उसमें कमी आई है। बिल्कुल सही बात है। शहरीकरण जब होता है, भारत का ही उदाहरण लेंगे तो शहरीकरण का परिणाम क्या हुआ कि गांव से लोग अपने जाति और धर्म को भूलकर शहर की ओर आए कार्य करने के लिए,
और जब कार्य करने के लिए आया और एक फैक्ट्री में काम करना शुरू किया तो विभिन्न जाति के लोग, विभिन्न भाषा के लोग, विभिन्न उम्र के लोग, विभिन्न बैकग्राउंड के लोग एक ही फैक्ट्री में काम कर रहे थे। तो निश्चित रूप से इसने जातीय कड़ाई को ढीला कर दिया, धर्म की कड़ाई को भी ढीला कर दिया। तो इस प्रकार ये भी एक रोचक अध्ययन था और निष्कर्ष था कि शहरीकरण जातीय व्यवस्था को ढीला करता है। तो जितना ही शहरीकरण होगा उतना ही जातीय व्यवस्था में चोट पहुंचेगी, जाति कड़ाई में चोट पहुंचेगी और जातीय व्यवस्था कमज़ोर होगी, जो एक अच्छी बात है। कुल मिलाकर निष्कर्ष ये कि विकासशील देशों की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन एक विशेष क्षेत्र बन गया आधुनिक विचारकों के लिए, क्योंकि उनका ये मानना था कि विकास और आधुनिकीकरण निश्चित रूप से किसी देश की राजनीति को, राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करता है। जातीय व्यवस्था यदि टूटती है, धार्मिक व्यवस्था यदि टूटती है, स्थानीय व्यवस्था यदि कमज़ोर होती है, स्थानीय भावनाएं, तो इससे क्या होगा? राष्ट्रीय भावना पनपेगी। ये राष्ट्रीय भावना को बढ़ाएगा। राष्ट्र थोड़ा ज़्यादा अहम होता जाएगा, जो किसी एक देश के लिए बड़ी अच्छी भावना। दूसरे शब्दों में इट विल गिव ए सेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी। इट विल गिव ए सेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी। इसके जाति के स्थान पर राष्ट्रीयता की भावना, जो आधुनिक विचारकों के अनुसार राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र का अहम हिस्सा है। 10वां बिंदु, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और संगठन का अध्ययन। राजनीति शास्त्र के अंतर्गत हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और विश्व संगठनों के विस्तार का जो अध्ययन करते हैं, इसमें युद्ध, शांति, शक्ति संतुलन यानी शक्ति यानी पावर, बैलेंस ऑफ पावर, शक्ति संतुलन यानी बैलेंस ऑफ पावर, ऐसी चीजों पर विचार किया जाता है। सैनिक संगठन और निःशस्त्रीकरण की समस्याओं पर भी आजकल विचार किया जाने लगा है। इस बदलती दुनिया में, बदलते परिप्रेक्ष्य में, जहां एक जगह की घटना दूसरी जगह को तुरंत प्रभावित करती है, ऐसी स्थिति में जिन क्षेत्रों में सैनिक संगठन हैं, प्रभावशील हैं, उस पर भी चिंता होती है। निःशस्त्रीकरण की बात हो रही है, तो इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, विश्व बैंक, नाटो, इन संगठनों के कारण राज्यों की प्रभुसत्ता या स्वतंत्रता में कुछ कमी तो आ जाती है। अंत में हम कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान का क्षेत्र जो है बड़ा विशाल है, विस्तृत है, फैला हुआ है। राजनीति विज्ञान का अध्ययन, इससे संबंधित जो विषय है बड़ा गतिशील है। समय के साथ इसमें निरंतर वृद्धि हो रही है, नई नई बातें जुड़ रही हैं, नए नए क्षेत्र जुड़ रहे हैं, और इसके क्षेत्र को हम सीमा में नहीं बांध सकते। जैसे कतई हम इसे एक चार दीवारी के अंदर नहीं रख सकते, क्योंकि ये विस्तृत विषय है, एक गतिशील विषय है। राजनीति विज्ञान का क्षेत्र उतना ही व्यापक है जितना कि समय और प्रदेश। समय की व्यापकता हम और आप सब अच्छी तरह जानते हैं। तो राजनीति विज्ञान की तुलना इससे करते हुए किसी ने कहा है कि ये उतना ही व्यापक है जितना समय और प्रदेश। द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस को एग्जिस्टेंसिव विथ टाइम एंड स्पेस, वेरी क्लियर। इस प्रकार ये बड़ा स्पष्ट है कि आधुनिक व्यवहारवादी दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को बहुत व्यापकता प्रदान करने के साथ विशिष्टता देता है, सूक्ष्मता देता है और वास्तविकता को जानने का प्रयास करता है। यानी व्यापकता, विशालता तो देता ही है, जो मैं आधुनिक व्यवहारवादी दृष्टिकोण की बात कर रहा हूं, उसके साथ ही वो गहराई भी देता है, जिसके अंतर्गत बहुत सूक्ष्म पहलुओं को भी
समझने का प्रयास किया जाता है और वास्तविकता यानी तथ्य जैसा है उसे जानने का एक उचित प्रयास होता है। इन विवेचनाओं और जितनी भी हमने बातें की हैं, इसके अंतर्गत हमने राजनीति विज्ञान का अर्थ जाना, उसकी परिभाषा जानी, उसका जो विषय क्षेत्र है इसके बारे में थोड़ा पढ़ा और कितना उसका विस्तार हो सकता है, अब ये भी हमें एक तरीके से मोटा मोटा स्पष्ट हो गया। इतना जानने के बाद हम समझ सकते हैं कि राजनीति सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं, राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं और ये हमारे अपने लिए, हमारे अपने जीवन के लिए कितना आवश्यक है, कितना ज़रूरी है, इतना अब हम ये सब जानने के बाद ज़रूर समझ गए होंगे। राजनीति सिद्धांत का जो विषय है बहुत व्यापक, काफ़ी विस्तार से फैला हुआ है और इसे पाने से, इसे समझने से, इसे पढ़ने से हम नागरिक के नाते अधिकार और कर्तव्यों से काफ़ी वाकिफ़ होते हैं, अपने जिम्मेदारियों को समझते हैं और इसके अलावा इसके अध्ययन से ये भी तय है कि राजनीति सिद्धांत के अध्ययन किए हुए लोग एक उदारवादी नज़रिया थोड़ा अपनाते हैं, उनके जो विचार होते हैं वो उदार हो जाते हैं, कट्टरता से थोड़ी दूर हो जाते हैं। हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन जहाँ मनुष्य को इस रूप में प्रभावित करता है, उसके विचारों को, उसकी समझ को, उसको अधिकार और नागरिकता और समता आदि विचारों से वाकिफ़ करता है, वहीं हमारे मस्तिष्क को भी वह निश्चित रूप से मजबूत करता है, उसमें तार्किक क्षमता बढ़ाता है। क्योंकि राजनीति विज्ञान या राजनीति में तर्क, आगे जैसा हम समझेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। ये तार्किक क्षमता का बढ़ना भी राजनीतिक सिद्धांत से होने वाले लाभों में एक लाभ है, हमारी क्षमता बढ़ाता है। कुछ जो आधारभूत सिद्धांत हैं जैसे स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, कानून, ये तो हम सब के लिए वैसे ही प्रासंगिक हैं। इसकी समझ हमें मिलती है यदि हम राजनीतिक सिद्धांत को हम पढ़ें तो बेहतर समझ मिलती है। स्वतंत्रता हमारे लिए कुछ बेहतर अर्थ लाता है, ज़्यादा तर्क संगत तार्किक अर्थ हमारे सामने लाता है। तो ये तो हुए राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के अपने फायदे। अगला बिंदु जो है वह है कि राजनीतिक सिद्धांतों का स्वरूप बदलना, इनका विभिन्न स्वरूप में बदलना। जब व्यवहार में हम राजनीतिक सिद्धांतों को उतारते हैं, जैसे समानता का सिद्धांत या स्वतंत्रता का सिद्धांत, तो निश्चित रूप से बड़ी तकलीफ होती है, बहुत कठिन होता है। सिद्धांतों की थ्योरी और सिद्धांतों का उसको व्यवहार में जब उतारते हैं तो बहुत कठिन होता है। उसे व्यवहार रूप देने की कोशिश करने पर पता चलता है कि ये कितना मुश्किल है। परिभाषित करना सरल है, पर उसे दैनंदिनी में उतारना, उसे व्यवहार में लाना बड़ा कठिन है। संविधान में हमें जैसे उदाहरण के लिए बहुत से अधिकार प्राप्त हैं, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और बोलने का अधिकार, एक्सप्रेशन का अधिकार आदि आदि। लेकिन समानता का अधिकार हम सबको समान अवसर प्रदान नहीं करता। अधिकार तो सबको है, फिर भी सबको समान अधिकार नहीं है। उसके पीछे कुछ ऐतिहासिक कारण हैं, कुछ विवशताएं हैं, सामाजिक सांस्कृतिक विवशताएं हैं। क्योंकि ऐसा करने से
जो सामाजिक बंधन आदि जो हैं, किसी कारण से किसी वर्ग के लिए ये कठिनाइयाँ पैदा कर देगा। ऐतिहासिक कारण इसके पीछे हैं। तो अधिकार, समानता के अधिकार को परिभाषित करना, उसे समझना एक बिंदु है, लेकिन उसे व्यवहार में लाते समय इसके स्वरूप में कुछ बदलाहट अवश्य होती है। उसी तरह स्वतंत्रता का अधिकार, हर कोई स्वतंत्र है हमारे यहाँ, है कि नहीं? सभी लोग भारत में स्वतंत्र हैं, लेकिन स्वतंत्रता उस श्रृंखलता में न बदल जाए तो एक सीमा रेखा खींची जाती है। स्वतंत्रता इज माय बर्थ राइट, निश्चित रूप से हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन हमारे द्वारा स्वतंत्रता का उपयोग कहीं दूसरे के लिए परतंत्रता न बने, दूसरे के लिए समस्या न बने। मैं सड़क पर मोटरसाइकिल चलाने के लिए स्वतंत्र हूँ स्वतंत्रता के अधिकार के तहत, पर क्या इसका अर्थ यह है कि मैं दूसरों की जान जोखिम में डालूं? 1917 में रूस में एक महिला, जब रूस स्वतंत्र हुआ जिस दिन 24 अक्टूबर को, तो उस दिन सोवियत संघ की उस सड़क पर, मॉस्को की सड़क पर एक महिला सब्जी का बंडल लेके चली जा रही थी और खुशी खुशी वो स्वतंत्रता का गाना गा रही थी। उसके चेहरे से दिख रहा था कि वह अपने देश सोवियत संघ की स्वतंत्रता से कितना खुश है। बीच सड़क पे जा रही थी, पीछे से गाड़ी आई, इसने हॉर्न दिया, वह बीच सड़क पे चलती रही। ऐसे ही करते करते लाइन से पीछे 8-10 गाड़ियों की कतार लग गई और सब हॉर्न दे रहे थे और महिला टस से मस नहीं हुआ, उसी रास्ते चली जा रही थी। अंत एक आदमी उतरा, उसने उस महिला के पास गया और उसने कहा कि आपको हॉर्न सुनाई नहीं दे रहा है क्या? आप वृद्ध महिला हैं क्या इतनी कि आपको सुनाई नहीं दे रहा है? हम लोग पीछे से लगातार हॉर्न बजा रहे हैं और आप रास्ता नहीं दे रही हैं। उस महिला का कहना था, तुमको पता नहीं आप लोगों को कि आज हम स्वतंत्र हो गए हैं? क्या इसका अर्थ ये कि स्वतंत्रता का अर्थ ये कि हम दूसरे की स्वतंत्रता का हनन करें? आदि आदि। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हमारा मानना कि संविधान निर्माताओं के सपनों को साकार करने के लिए सिद्धांतों का जो स्वरूप है, सिद्धांतों का जो कार्य रूप है, तो बदलने के लिए व्यक्तियों को, स्वयंसेवी संस्थाओं को, NGOs को, समाज को, स्वयं को भी प्रेरित होना पड़ेगा। इन चीज़ों को समझना, राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक विज्ञान के तहत राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन, उनको समझना अपने तय एक तरफ तो उचित है, सर्वोचित है, लेकिन साथ ही इसके व्यावहारिक रूप को भी समझने की आवश्यकता है। और जो अधिकारों पर जो लगाम लगी हुई हैं, इन लगामों के औचित्य को भी समझना बहुत ज़रूरी है यदि हमें इन अधिकारों को का इज्जत करना है। तो दूसरे शब्दों में हमारा मानना यह है कि संविधान निर्माताओं के सपनों को साकार करने के लिए, सिद्धांतों को कार्यरूप देने के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं को और उसके साथ ही कुछ अन्य लोगों को सामने आना होगा।